ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पे दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता का विषय है संकट के दौर में मानव सेवा। इस भेंट वार्ता में समाज सेवी आरडी बड़ोनिया से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। आज की इस भेंट वार्ता में हमने बहुत खास विषय रखा हुआ है और इस विषय पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं वो भी बेहद खास हैं। आप हैं आरडी बड़ोनिया साहब, स्वयंसेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आज के संक्रमण काल में, कोरोना के संकट के दौर में मानवता की सेवा के लिए आगे आए हैं। मानवता के दूत के रूप में आप आज काम कर रहे हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं बड़ोनिया साहब इस भेंट वार्ता से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। और बड़ोनिया साहब, सबसे पहले तो हम अपने तमाम श्रोताओं की जानकारी के लिए जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है और आपका मूल पेशा क्या है। आप क्या काम अभी तक करते रहे हैं? मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस में हूँ। मैं सागर में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और इस पेशे के साथ साथ में जो कि मेरा पैशन भी है, मैं अपनी एक समाज सेवा का भी कार्य करता हूँ। ये समाज सेवा के रूप में काम करना था या बोले कि समाज सेवी बनकर काम करना था, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर समिति बनाई और समिति में बहुत जो भी सागर के अन्य समाज सेवी लोग हैं उन लोगों को हमने अपनी समिति में जोड़ा और हम लोग इस समिति को बनाकर एक जो भी गरीबों के हित में जो भी काम समय समय पर आते हैं वो करते हैं। और जो समिति बनाई है वो मुख्य रूप से गरीबों के लिए ही है और गरीबों की हम लोग अंतिम संस्कार निःशुल्क करते हैं और शव यात्रा वाहन बनाकर शव यात्रा की सुविधा मुहैया करा के कार्य करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने पेशे के बारे में बताया और अपने पैशन के बारे में भी बताया कि समाज सेवा करना आपका पैशन है और आप अपने पैशन के लिए काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, असहाय मजलूमों की मदद करते हैं। बड़ोनिया साहब, आज के दौर में खासकर हम बात करना चाहें, बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की, वॉलंटियर्स की, स्वयं सेवियों की जो सामने आए और आज के आपदा की स्थिति में लोगों के लिए एक मिसाल बने, लोगों के लिए एक सहारा बने। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन की पूरी स्थिति में, जब से पूर्ण रूप से तालाबंदी हुई है, आपकी संस्था द्वारा क्या आप वही अभी तक योगदान करते आ रहे हैं जो पहले कर रहे थे, या इस संकट को देखते हुए आपने अपने स्ट्रेटजी को, अपने कार्य योजना को बदला और दूसरी चीजों में भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं? सर, हम लोगों ने जो समिति का गठन किया था उसका मुख्य कार्य अंतिम संस्कार और शव यात्रा वाहन प्रदान करना ही उसका मुख्य कार्य था। लेकिन जैसा कोरोना का संकट एक अप्रत्याशित संकट था जिसके बारे में कभी कोई प्लानिंग नहीं कर सकता था कि ऐसा लॉकडाउन हो सकता है, ऐसे किन लोगों के लिए समस्या जा सकती है, किन को नहीं जा सकती है, इसके बारे में कोई भी एक प्रत्याशा नहीं लगा सकता था। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों को समझ में आई कि लोगों के लिए भोजन की समस्या मुख्य रूप से दिखाई दे रही थी। जैसे कि कुछ छात्र थे बाहर के, हॉस्टलर थे लेकिन उनके टिफिन आना बंद हो गए थे, कुछ मजदूर थे बाहर वाले, वो रुके हुए थे कहीं झोपड़ी बनाकर। तो ऐसे में हम लोग के पास खबरें आ रही थी कि इन लोगों के लिए भोजन की बहुत कमी हो रही है और ये लोग भूखे रह रहे हैं। तब हम लोग समिति वालों ने तब ऑनलाइन एक बैठक की, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अभी भोजन बांटा जाना सख्त आवश्यक है। इसलिए हम लोगों ने इस कोरोना के संकट में गरीबों के लिए भोजन के पैकेट वितरण का कार्य हाथ में लिया, जो हम लोगों के मुख्य उद्देश्यों में तो नहीं था, लेकिन समय की मांग को देखते हुए हमने ये काम स्टार्ट किया और भली बात इसको निभा रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है बड़ोनिया साहब कि आप लोगों ने संकट के समय को समझा और लोगों की ज़रूरत को समझा, उसके हिसाब से आप लोगों ने अपनी रणनीति को बदला और आप लोग इस दिशा में भी आए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और बड़ोनिया साहब, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप फूड पैकेट्स लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसमें आप लोग किस तरीके से ये चिन्हित करते हैं कि कहाँ ज़रूरत है, कहाँ जाने की आवश्यकता है? किसी सरकारी संस्था का या सरकारी तंत्र का सहारा लेते हैं या स्वयं के आधार पे भी आप लोग निर्णय लेके कुछ काम करते हैं? कैसे आप लोगों तक पहुंचते हैं, ये हमें बताइए। हाँ जी सर, जैसे जैसे कोरोना का संकट बढ़ता गया तो हम लोग के भी अनुभव में इजाफा होता गया। शुरू में हम लोगों ने ये गवर्नमेंट द्वारा प्रायोजित जो सरोकारी योजना है उसके माध्यम से भोजन बांटना स्टार्ट किए। तो जो अपने जिलाधिकारी थे जो इसका भोजन की व्यवस्था संभाले हुए थे, उनके अंडर में हम लोगों ने भोजन के पैकेट वितरण किए। तो उनके ही जो कर्मचारी अधिकारीगण है वो आते थे
गाड़ी से, और सारे हम लोग जो 500 पैकेट बना के देते थे तो उनकी गाड़ी में रख देते थे और वो अपने अपने हिसाब से बांटते थे। जैसे मंदिरों में चले गए, झुग्गी झोपड़ियों में चले गए, क्यामगाय में चले गए, तो जहाँ भी ऐसा लगता था कि गरीब लोग या जरूरतमंद लोग रहते हैं उधर जाके भोजन के पैकेट देते हैं। लेकिन समय बीतता गया तो हम लोग का भी अनुभव बढ़ता गया और हम लोग के भी सामने समस्याएं आती गई कि कहाँ पर भोजन की आवश्यकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ बाहर के पढ़ने वाले बच्चे रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, उनके लिए खाने की सुविधा नहीं थी। वो खबरें हम लोगों के पास आने लगी तो हम लोग उधर खाना देने लगे। कुछ मजदूरों का था कि मजदूर दूर दूर तक कहीं रुके हैं तो उधर जाके हम लोगों ने खाना देना स्टार्ट किया। इस बीच में सरकारी तंत्र को या प्रशासन को तो हम लोगों ने भोजन देना जारी ही रखा। और इसी प्रकार पर चूंकि लोगों को मालूम चला कि ये हम लोग की समिति भी एक भोजन वितरण का कार्य कर रही है, तो हम लोग के पास व्यक्तिगत फोन आने लगे, तो उन फोन के माध्यम से हम लोग अपना भोजन का वितरण करने लगे। लेकिन इसी बीच में हम लोगों को ये बात मालूम चली कि पुलिस कंट्रोल रूम में बहुत लोगों के फोन जा रहे हैं कि उनके लिए भोजन की आवश्यकता है। तो पुलिस कंट्रोल रूम में श्री चौहान साहब ने हम लोगों से संपर्क किया, उधर चौहान साहब इंचार्ज हैं। तो हम लोगों ने फिर ये जो 100 डायल गाड़ी है होती है, पुलिस की होती है, 100 डायल जो भी गाड़ी है शहर की, उसमें हम लोगों ने भोजन के पैकेट रखना प्रारंभ किए ताकि अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भोजन की व्यवस्थाएं की जा सकें। तो हम लोग का बहुत अच्छा अनुभव यही रहा कि पुलिस वालों के लिए जो दी, तो पुलिस वालों के माध्यम से कई बार ऐसे लोगों के पास भोजन के पैकेट पहुंचे जिन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया था। जब मालूम चला कि लोगों 4 दिन से भूखे थे, उनके पास भोजन नहीं पहुंच रहा था, तो हम लोगों को बड़ा दुख हुआ और साथ में अच्छा भी लगा कि चलो हम लोग इससे कोरोना की संकट की घड़ी में हम लोग ये भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं और जरूरतमंदों तक इसकी उपयोगिता पहुंच रही है। जी बड़ोनिया साहब, बहुत अच्छी बात है कि मानवता के लिए बहुत पुण्य का काम आप और आपकी समिति कर रही है और सरकारी तंत्र के साथ साथ डायल 100 और स्वयं के आधार पे भी आप लोग अपने अनुभव के हिसाब से लोगों को फूड पैकेट्स, खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं लगातार। इसमें बड़ोनिया साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब से आप लोगों ने ये काम शुरू किया है तब से आपके अनुभव के आधार पे आप लोगों ने कितनी रसद सामग्री या कितने फूड पैकेट्स औसतन एक दिन में आप लोग वितरण कर देते हैं? हम लोगों ने जो कलेक्शन इकट्ठा किया था, हमारे जो समिति के मेंबर्स थे, तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्रतिदिन 500 पैकेट के हिसाब बनाया था कि 500 पैकेट देना है और अभी भी वो 500 पैकेट का वितरण प्रतिदिन के हिसाब से जारी है और हम लोग इतनी संख्या में भोजन के पैकेट दे रहे हैं। तो अभी ठीक भी लगता है और आगे खुला भी है ऑप्शन, हम लोग विकल्प खोल के रखे हैं कि अधिक आवश्यकता होगी तो और भी हम लोग संख्या बढ़ा देंगे और यदि कम करना पड़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि हो सकता है लॉकडाउन लंबा खींचे, तो उस हिसाब से हम लोग तैयार हैं ताकि जैसी जैसी समाज को जरूरत होगी वैसे वैसे हम लोग समाज की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए तत्पर हैं। जी, कोई भूखा ना सोए, ये लक्ष्य है आपका, बहुत बड़ी बात है ये बड़ोनिया साहब। और लगातार आवश्यकता के अनुरूप आप लोग अपनी दिशा को भी बदलते हैं और लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचे, यही आपका आखिरी मकसद है। कोई भूखा ना सोए, ये आपका मकसद है। बड़ोनिया साहब, इसमें आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग जो ये खाद्य सामग्री वितरित करते हैं इसमें नए नए लोग भी जुड़ते जाते हैं या कुछ खास जगहों पे कुछ खास लोग हैं, चिन्हित हैं, इनको तो आप ये मान के चलते हैं कि प्रतिदिन इनकी आवश्यकता है तो वहाँ तो आपको देना ही देना है, उसके साथ और भी लोग उसमें जुड़ते जाते हैं जिनकी मांग है? हाँ जी, आपने सही प्रश्न पूछा सर। लगभग 50% लोग हैं वो फिक्स हो गए हैं कि इधर इधर देना है, इधर देना है जी। 50% के केस में क्या अलग अलग डिमांड आती है कि इधर आवश्यकता है, इधर आवश्यकता है, क्या फोन आते हैं, हम लोग समिति के मेंबर्स के पास फोन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर कुछ हमारे समिति के कार्यकर्ता है उनके माध्यम से भोजन भेजते हैं और डायल 100 के माध्यम से तो भोजन के पैकेट जा ही रहे हैं। इस प्रकार से खाने के पैकेट पहुंच रहे हैं। आप लोगों की अपनी निजी गाड़ियां भी होती हैं जो मूव करती हैं, जो परिक्रमा करती रहती हैं फूड पैकेट बांटने के लिए, खाद्य सामग्री बांटने के लिए? जी बिल्कुल सर, हम लोग के पास भी जो व्यक्तिगत गाड़ी है उनसे ही बांटते हैं। पुलिस की गाड़ियों में तो बांट ही रहे हैं और बाकी जो हमारे समिति के कार्यकर्ता लोग हैं हम लोग अलग अलग गाड़ियों में जाके भोजन देते हैं। ये वितरण का कार्य क्या दिन भर चलता रहता है या कि सुबह शाम खाने के टाइम पे ही आप बांटने का काम करते हैं? नहीं सर, सुबह और शाम ही करते हैं, दिन भर नहीं करते हैं। हाँ, कई बार प्रॉब्लम होती है जैसे 4 बजे फोन आ जाए, जबकि 4 बजे तक भोजन बढ़ चुका होता है, तो फिर हम लोग कुछ पैकेट बचा के रखते हैं कि कोई बहुत ज्यादा जरूरतमंद होगा तो फिर उसके लिए अलग से जाते हैं। लेकिन चूंकि अब समाज सेवा है तो परेशान होना पड़ता है, लेकिन करते हैं ताकि उससे मन को सुकून मिले। जी, भले ही परेशानी हो लेकिन इससे मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं आप। बहुत बड़ी बात है बड़ोनिया साहब। जो लोग भी आपको सुन रहे हैं निश्चित रूप से वो भी प्रेरित हो रहे होंगे, जो सक्षम है उन्हें करना चाहिए। जी जी बिल्कुल करना चाहिए। और बड़ोनिया साहब, इसमें एक बात ये भी आती है कि आप लोग रोज इतने सारे फूड पैकेट्स को बांट रहे हैं, इतनी सारी खाद्य सामग्री जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं, तो बात आती है फंड की, फंड रेजिंग की।
पैसा आप कैसे इकट्ठा करते हैं? क्या आपको बाहर से भी लोगों की मदद मिलती है, जो लोग देखते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोग खुद से आगे आके आपसे बोलते हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा कुछ है? या आप लोग अपने बंदोबस्त से कुछ काम करते हैं? इसके बारे में हमें कुछ बताइए, ताकि जो लोग आपसे जुड़ना चाहें या खुद के आधार पे कुछ करना चाहें, उन्हें भी एक रास्ता दिखे कि वो कैसे कर सकते हैं। हमारा सर इसमें क्या, हम लोगों ने जो समिति बनाई है उसमें बहुत अच्छे समाज सेवी लोग जुड़े हैं। तो जो पहली आवश्यकता समझ में आई थी कि कोरोना के संकट में ये भोजन के पैकेट वितरण करना है, तो हम लोगों ने एक अनुमान लगाया था कि इतना पैसा खर्च होगा। तो हम लोग जो समिति का मुख्य फंड था, जो गरीबों के अंतिम संस्कार के लिए, सामग्री के लिए हम लोग जो खर्च उठाते हैं, उस खर्च को बिना छेड़े हुए हम लोगों ने नया कलेक्शन किया। और हम सदस्यों के टच में दूसरे लोग भी थे, उन लोगों से भी निवेदन किया कि भाई हम लोग अपन लोग सब ये सब कार्य करते हैं, ये जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है। तो दूसरे लोगों को भी जोड़ा, कुछ उनसे भी मदद ली, और मुख्य रूप से हमारे जो समिति के सदस्य हैं सब लोगों ने कलेक्शन किया और भली भांति इस खर्च को उठा के हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। भली भांति ये काम हो रहा है और लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आती है। बहुत अच्छी बात है ये बड़ोनिया साहब। और इसके अलावा इसमें आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप लोग शव वाहन का काम पहले से कर रहे थे, आप लोग निःशुल्क जो है शव वाहन की सुविधा जो है ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया करते थे, तो तब का वो काम, क्या आज भी उस काम को बदस्तूर आप जारी रखे हुए हैं? हाँ जी सर, ये आपने सही प्रश्न पूछा सर। इसमें क्या, जो हमारी समिति शव यात्रा वाहन उपलब्ध कराती है, जिसको हम लोग स्वर्ग रथ बोलते हैं, ये शुरू से ही दे रहे हैं हम लोग ये सुविधा शहर के लोगों के लिए। शहर, मकरोनिया, सदर और आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जरूरत पड़ती है तो हम लोग ये शव यात्रा वाहन भेजते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि सर कभी दिन में एक हो रही है या 2 दिन में एक हो रही है, कभी कभी 2 तक जाती थी स्थिति, तो हम लोग ऐसे शव यात्रा वाहन भेजते थे। लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति में क्या हो रहा है कि चूंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, लोग दूसरों को खबर नहीं दे पा रहे हैं या दे भी नहीं रहे हैं समझदारी का अपना परिचय देते हुए, तो ये शव यात्रा वाहन है, इसकी समाज से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। हम लोग अभी कई बार 5-5, 6-6 बार इस शव यात्रा वाहन को भेजते हैं और भली भांति इसको मूर्त रूप देते हैं। इस प्रकार कई बार ये है, सरकार के निर्देश के कहते हैं कि आप 20 लोगों से अधिक को शव यात्रा में शामिल नहीं होना है। तो हमारी समिति इस बात का विशेष ध्यान रखती है कि सरकार के नियमों का पालन बना रहे, तो हम लोग कभी 20 व्यक्तियों से अधिक को शव यात्रा में अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। जी जी। और जो कि एक बहुत इन्फेक्शन का भी डर रहता है, तो हम लोगों ने नगर निगम से निवेदन किया है कि हमारी गाड़ी को प्रतिदिन आप लोग सैनिटाइज करें। जो हमारे ड्राइवर हैं उसको रोज नगर निगम भेज देते हैं और नगर निगम में गाड़ी सैनिटाइज होकर आती है और खड़ी हो जाती है, और जहाँ से भी फिर फोन आता है तो हम लोग शव यात्रा के लिए भेजते हैं। जी, यानी पहले की तुलना में चूंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लोगों के पास सार्वजनिक वाहन भी नहीं है, तो मांग ज्यादा बढ़ गई है आपकी। और बहुत अच्छी बात है कि तमाम जो एहतियात है, सावधानी है, जो कि शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके प्रकाश में आप ये काम कर रहे हैं, वाहन को सैनिटाइज करते हैं निश्चित रूप से। और आप ये जो खाद्य सामग्री वितरित करने का भी काम करते होंगे, उसमें भी आप सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई, इन सब चीज़ों का भी भरपूर ध्यान रखते होंगे। जी बिल्कुल सर, इस चीज का ध्यान रखना भी बेहद ही आवश्यक है। इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा तो बहुत जोखिम है, जैसा कि सभी जानते हैं। इसी चक्कर में लॉकडाउन भी हुआ है, तो लॉकडाउन का भी हम लोग पालन कर रहे हैं, और जहाँ जैसी बनती है, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, तो हम लोग अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। जी जी, लॉकडाउन का उद्देश्य बना रहे, लॉकडाउन का पर्पस डिफीट ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं आप बड़ोनिया साहब। आखिरी में बस आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जो भी जरूरतमंद, चाहे वो स्वर्ग रथ के लिए, शव यात्रा वाहन के लिए आपसे संपर्क करना चाहें या फिर भोजन इत्यादि के लिए आपसे संपर्क करना चाहें, इन लोगों के लिए आप अपना नंबर बता दीजिए ताकि हमारे श्रोता या हमारे सुनने वाले आपसे संपर्क कर सकें। जी बिल्कुल सर, जो हमारे स्वर्ग रथ के प्रभारी हैं, हमारे श्री राम शर्मा जी, जो समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनका मोबाइल नंबर है 9406557855 और मेरा खुद का मोबाइल नंबर है 9425348242। बड़ोनिया साहब, आप दोनों नंबर को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, जो हमारे समिति के स्वर्ग रथ प्रभारी हैं, शव यात्रा वाहन प्रभारी हैं श्री राम शर्मा जी, उनका मोबाइल नंबर है 9406557855 और मेरा खुद का मोबाइल नंबर है 9425348242। जी बड़ोनिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इस
संकट की घड़ी में लगातार व्यस्त हैं, लगातार लोगों की सेवा में आप और आपकी टीम लगी हुई है, फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए वक्त निकाला, आपने हमसे बात की। निश्चित रूप से आपका ये जो काम है एक मिसाल है और तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का काम बनेगा और हम सब मिलकर के ये सुनिश्चित करें कि कोई भूखा पेट ना सोए, तो बड़े आसानी से ये संकट का दौर कट जाएगा। जी जी बिल्कुल सर, हम सभी तत्पर हैं और यही चाहते हैं कि संकट का दौर जल्दी ही कट जाए और जो भी मदद बने समाज के लिए करें, क्योंकि हम लोग का मानना है जब समाज से कुछ ले रहे हैं, पैसा लेते हैं, कमाते हैं, तो समाज को देना भी जरूरी है, तो हम लोग को भी समाज को लौटाने का कार्य कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी ये कि समाज ने हमें सब कुछ दिया है, समाज ने हमारा नाम बनाया है, समाज से हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो समाज को वापस करना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये दायित्व बोध का समय है और दायित्व निभाने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आर डी बरूनिया साहब, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, धन्यवाद।